Hello student and guys, welcome to my YouTube channel RM Institute. Today's I will start part 3 in riverside cities. जैसा कि वीडियो के अंत में मैंने आपको एक क्विज प्रश्न दिया था कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता हूं। एंजिल जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला देश में स्थित है। किस देश में स्थित है? एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला देश में स्थित है। एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई 979 मीटर है। एंजिल जलप्रपात की गहराई कितनी है? तो एंजिल जलप्रपात की गहराई है 807 मीटर। एंजिल जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? तो बरका नदी के तट पर एंजिल जलप्रपात स्थित है। अब बात आती है वेनेजुएला की, तो एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला का बोलीवार राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो बोलीवार राज्य में स्थित है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि एंजिल जलप्रपात बोलीवार राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? तो सवाना क्षेत्र में एंजिल जलप्रपात स्थित है। यूपीएससी में अधिकतर हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, सवाना क्षेत्र में एंजिल जलप्रपात स्थित है। ठीक है, मैं आपको पार्ट 3 बताता हूं, और पार्ट 3 में पहला क्वेश्चन बताता हूं जो आरआरबी कोलकाता के द्वारा पूछा गया था कि वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है। एसएससी स्टेनोग्राफर में भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर पहला, वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? वाराणसी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता हूं। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता हूं। गंगा नदी का उद्गम केदारनाथ के निकट गोमुख नामक स्थान से होता है। केदारनाथ के निकट गोमुख नामक स्थान से होता है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में होता है, जो वहां पे इसे गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है। किस नदी से? उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से, तो वहां पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है गंगोत्री हिमनद की, तो गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री हिमनद स्थित है, जिसकी ऊंचाई 3900 मीटर है। मैं आपको गंगा के बारे में और विस्तृत जानकारी देता हूं। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी का अपवा क्षेत्र मतलब ये किस किस राज्य में अपवाहित होती है? तो गंगा नदी का अपवा क्षेत्र उत्तराखंड में, जहां से इसका उद्गम होता है भागीरथी के नाम से। उत्तराखंड, यूपी, बिहार में, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी अपवाहित होती है। गंगा के बारे में मैं आपको और बताता हूं। भागीरथी प्लस अलकनंदा का सहायक रूप ही गंगा कहलाता है। भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिल जाती हैं, तो इसका सहायक रूप क्या कहलाता है? गंगा कहलाता है। अब बात आती है अलकनंदा की, तो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। मैं आगे आपको गंगा के बारे में और विस्तृत जानकारी देता हूं। गंगा भारत का सबसे बड़ा अपवा तंत्र किस नदी का है? तो भारत का सबसे बड़ा अपवा तंत्र है गंगा नदी का। भारत का सबसे बड़ा अपवा तंत्र गंगा नदी का है। भारत में 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर अपवाहित होती है। भारत में 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर गंगा नदी अपवाहित होती है। गंगा के बारे में आपको और विस्तृत जानकारी देता हूं। गंगा नदी राजमहल पहाड़ी के उत्तर से पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। पश्चिम बंगाल के
फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अब बात आती है राजमहल पहाड़ी की। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजमहल पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो झारखंड में राजमहल पहाड़ी स्थित है। राजमहल पहाड़ी के उत्तर से पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद बांग्लादेश में इसे किस नदी के नाम किस नाम से जाना जाता है। तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जहां पर पद्मा पर थोड़ी दूर अपवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र आकर मिल जाती है। पद्मा प्लस ब्रह्मपुत्र का अपवाहित क्षेत्र दोनों की नदियों का विलीन होने के बाद थोड़ी दूर अपवाहित होती हैं और पद्मा प्लस ब्रह्मपुत्र दोनों मेघना के नाम से जानी जाती हैं। मैं आपको थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी देता हूं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। पद्मा में ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा अगर ऑप्शन में सुंदरवन डेल्टा पूछे कि किस सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदी करती हैं, तो पद्मा या गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, या फिर हुगली प्लस मेघना ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन डेल्टा के बारे में मैं आपको और विस्तृत जानकारी देता हूं। सुंदरवन डेल्टा भारत व बांग्लादेश में स्थित है। भारत प्लस बांग्लादेश की साझेदारी में सुंदरवन डेल्टा स्थित है। बांग्लादेश का हिस्सा 2/3 है और भारत का हिस्सा 1/3 है। सुंदरवन डेल्टा में भारत का हिस्सा कितना है? 1/3। सुंदरवन डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा के बारे में मैं आपको और विस्तृत जानकारी देता हूं। सुंदरवन डेल्टा 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्रफल भी मैं आपको बता देता हूँ, इतना डीपली तो पूछता नहीं है, फिर भी 9630 किलोमीटर के एरिया में सुंदरवन डेल्टा फैला हुआ है। ठीक है, मैं आपको गंगा नदी के बारे में थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी देता हूँ। गंगा नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। पहला बांध है टिहरी बांध। गंगा नदी पर बांध, तो पहला बांध है टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। पहला बांध कौन सा है? टिहरी बांध। इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी आगे दूंगा। और दूसरा बांध है फरक्का बांध जो कि पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर स्थित है। अगर पूछा जाए कि फरक्का बांध किस नदी के तट पर स्थित है, तो फरक्का बांध सरंगा नदी के तट पर स्थित है। अगर पूछा जाए कि टिहरी बांध किस नदी के तट पर स्थित है, तो टिहरी बांध भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। अब मैं आपको थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी देता हूं कि गंगा नदी के तट पर कौन कौन से अन्य नगर स्थित है। तो गंगा नदी के तट पर स्थित अन्य नगर, ध्यान रखिएगा, यहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कानपुर, पटना, कोलकाता, इलाहाबाद, मथुरा और हरिद्वार। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया था। कानपुर व पटना किस नदी के तट पर स्थित है? आरआरबी कोलकाता में पूछा गया था, 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी दूंगा गंगा नदी के बारे में जब मैं आपको अफवाह तंत्र पढ़ाऊंगा कि गंगा नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई हैं। गंगा नदी पर गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना, गंगा वृक्षारोपण परियोजना गंगा नदी के तट पर चलाई गई हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर ले जाने से पहले मैं आपको वाराणसी की बात आती है, तो वाराणसी के बारे में थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी देता हूं। वाराणसी नगर का नाम 2 नदियों से मिलकर बना है। कौन सी 2 नदियों से? वरुणा और असी से वाराणसी नदी का नाम मिलकर बना है। वरुणा और असी से वाराणसी नगर का नाम मिलकर बना है। वाराणसी को काशी के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी किस राज्य में स्थित है? वाराणसी यूपी राज्य में स्थित है। इसे मंदिरों एवं घाटों के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिरों एवं घाटों के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो वाराणसी मंदिरों एवं घाटों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात आती है यूपी की, तो यूपी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता हूं। यूपी राज्य का पुनर्गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। यूपी राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को यूपी राज्य का पुनर्गठन हुआ। यूपी की राजधानी क्या है? तो यूपी की राजधानी है लखनऊ। यूपी की भाषा क्या है? तो यूपी की भाषा है हिंदी और उर्दू। यूपी के बारे में थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी बताता हूँ। यूपी भारत के कुल क्षेत्रफल के
18% भाग पर फैला हुआ है। यूपी में कुल कितने जिले हैं? तो यूपी में सर्वाधिक जिले हैं 75। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? तो भारत के यूपी राज्य में सर्वाधिक जिले हैं, जिलों की संख्या है 75। अब बात आती है यूपी की राजधानी लखनऊ की, तो मैं लखनऊ के बारे में थोड़ी सी आपको विस्तृत जानकारी देता हूं। लखनऊ 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 को पूर्व की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व की स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? लखनऊ को पूर्व की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नवाबों का शहर, जैसे कि राजस्थान में नवाबों का शहर टोंक है, ऐसे ही भारत में नवाबों का शहर है लखनऊ। और शिवराज हिंद के नाम से भी लखनऊ को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था शिवराज हिंद के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो लखनऊ नगर को शिवराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ के बारे में थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी देता हूं। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। एसएससी स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछा गया था कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। अब गोमती की बात आती है तो गोमती के बारे में विस्तृत जानकारी देता हूँ। गोमती नदी का उद्गम यूपी के पीलीभीत जनपद से होता है। गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? यूपी के पीलीभीत जनपद से गोमती नदी का उद्गम होता है, पीलीभीत जनपद से। क्वेश्चन पूछा गया था कि गोमती नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो गोमती नदी का उद्गम फुल्लर झील से होता है। अब बात आती है फुल्लर झील की, तो फुल्लर झील के बारे में थोड़ी सी आपको विस्तृत जानकारी देता हूँ। फुल्लर झील को पंगेती फुल्लर ताल के नाम से भी जाना जाता है। गोमती के बारे में थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी देता हूँ। गोमती गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। जिसका उद्गम कहां से होता है? मैदान से होता है। और यह गोमती नदी का संगम कहाँ है? तो गोमती नदी का संगम गाजीपुर के निकट, गंगा नदी में गोमती नदी मिल जाती है, तो गाजीपुर के निकट। गोमती नदी के किनारे स्थित अन्य नगर, तो अन्य नगर गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। अन्य नगर, दो प्रमुख नगर जो गोमती नदी के तट पर स्थित हैं, गाजीपुर वह जौनपुर। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। गाजीपुर वह जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर गाजीपुर व जौनपुर स्थित है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि पंजाब के निर्माण में महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, या पंजाब किस नदी के तट पर स्थित है? तो पंजाब किस नदी के तट पर स्थित है? अब मैं बताता हूं पंजाब किस नदी के तट पर स्थित है। पंजाब सतलज नदी के तट पर स्थित है। अब बात आती है सतलज की, तो मैं सतलज के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता हूं। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के राकसताल झील से होता है। मानसरोवर के राकसताल झील से होता है। अब बात आती है मानसरोवर की, तो मानसरोवर 4600 मीटर ऊंचा है। मानसरोवर की ऊंचाई कितनी है? 4600 मीटर है। अब बात आती है सतलज नदी को, तो सतलज नदी का स्थानीय नाम क्या है? तो सतलज नदी का स्थानीय नाम सतलज नदी को स्थानीय नाम लांगनेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी को वैदिक काल में क्या कहा जाता है? सतलज नदी को वैदिक काल में सरस्वती के नाम से जाना जाता था। और ऋग्वैदिक काल में सतलज नदी को शतुर्दी के नाम से जाना जाता है। शतुर्दी का वास्तविक अर्थ होता है 100 शतों का समूह, मतलब 100 वर्षों का समूह। सतलज के बारे में थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी देता हूँ। ये इंडो तिब्बत सीमा के इंडो तिब्बत सीमा में स्थित हिमाचल प्रदेश से पंजाब के मैदान में प्रवेश करने से पहले
400 किलोमीटर सिंधु के समानांतर बहती है। प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर सिंधु के समानांतर बहती है। 400 किलोमीटर किसके समानांतर बहती है? सिंधु के समानांतर बहती है। आगे मैं आपको थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी देता हूं। भारत में प्रवेश करने के बाद उत्तर से सतलज में स्पीति नदी मिलती है। उत्तर दिशा से स्पीति नदी मिलती है भारत में प्रवेश करने के बाद। अब स्पीति नदी की बात आती है तो स्पीति नदी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता हूं। स्पीति नदी का उद्गम कुंजुम दर्रे से होता है। कुंजुम दर्रे से स्पीति नदी का उद्गम होता है। अब बात आती है कुंजुम दर्रे की, तो कुंजुम दर्रे के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता हूं। कुंजुम दर्रे की ऊंचाई 1600 फीट है। थोड़ी सी और कुंजुम दर्रे के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता हूं। कुंजुम दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इंडो तिब्बत सीमा में स्थित हिमाचल प्रदेश के सिपकीला दर्रे से पंजाब के मैदान में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर बहती है सिपकीला दर्रा। वास्तव में ला का तिब्बत में वास्तविक अर्थ होता है दर्रा, लेकिन फिर भी बोलचाल में ला का भी दर्रे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। करते हैं अब थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी मैं सतलज के बारे में देता हूँ। सतलज नदी पर बांध बनाए गए हैं जिनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता हूँ। सतलज नदी पर 3 प्रमुख बांध हैं। सतलज नदी पर कितने बांध हैं? 3 प्रमुख बांध हैं, जिसमें से पहला बांध है भाखड़ा नागल बांध, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भाखड़ा नागल बांध, नाथपा झाकरी बांध। क्वेश्चन पूछा गया था नाथपा झाकरी बांध किस नदी के तट पर स्थित है? नाथपा झाकरी बांध। और ये कोल बांध से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कोल बांध किस नदी के तट पर स्थित है? कोल बांध सतलज नदी के तट पर स्थित है। अब बात आती है भाखड़ा नागल बांध की, तो मैं भाखड़ा नागल बांध के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता हूं कि भाखड़ा नागल बांध परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध को गुरु गोविंद सिंह के नाम से भी जाना, गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह के नाम पर को गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। भाखड़ा नागल की तलहटी में गोविंद सागर झील स्थित है, जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इस झील का नाम रखा गया। अब भाखड़ा नागल बांध के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता हूं। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध किस नदी के तट पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी के तट पर स्थित है। सतलज नदी के तट पर कौन सा बांध स्थित है? भाखड़ा नागल बांध स्थित है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई कितनी है? तो भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई है 226 मीटर। भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। भाखड़ा नागल बांध की लंबाई कितनी है? इतना डीपली तो पूछता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। भाखड़ा नागल बांध की लंबाई है 625 किलोमीटर। 649 किलोमीटर भाखड़ा नागल बांध की लंबाई है। थोड़ा सा और मैं भाखड़ा नागल के बारे में आपको बताता हूँ। भाखड़ा नागल बांध का उद्देश्य क्या है? तो भाखड़ा नागल बांध का उद्देश्य है जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई। जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई आप राइट डाउन कर लीजिए। मैं भाखड़ा नागल के बारे में आपको थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी देता हूँ। भाखड़ा नागल बांध कितने मेगावाट विद्युत क्षमता का उत्पादन करता है? तो 1325 मेगावाट का उत्पादन भाखड़ा नागल बांध करता है। तो विद्युत क्षमता कितनी है भाखड़ा नागल बांध की? विद्युत क्षमता 1325 मेगावाट विद्युत क्षमता है। भाखड़ा नागल बांध से किस किस राज्य में सिंचाई होती है, या भाखड़ा नागल बांध से किस किस राज्य में पानी जाता है, या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध से पानी जाता है? तो पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली।
अब बात आती है कि ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, तो मैं बताता हूँ भाखड़ा नागल बांध बनाने की परियोजना 1944 में एक समझौता हुआ था। 1944 में एक समझौता हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था? तत्कालीन प्रधानमंत्री छोटू राम और बिलासपुर के राजा के मध्य 1944 में एक समझौता हुआ। समझौते में भाखड़ा नागल बांध बनाने की बात हुई। भाखड़ा नागल बांध बनाने की प्लानिंग पूर्ण कब हुई? तो भाखड़ा नागल बांध बनाने की प्लानिंग पूर्ण हुई, भाखड़ा नागल बांध बनाने की प्लानिंग पूर्ण हुई 8 जनवरी 1945 को भाखड़ा नागल बांध बनाने की प्लानिंग पूर्ण हुई। भाखड़ा नागल बांध बनाने का कार्य प्रारंभ कब से हुआ? तो कार्य प्रारंभ हुआ 1946 से भाखड़ा नागल बांध बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। भाखड़ा नागल के बारे में थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी देता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 17 नवंबर 1955 को कंक्रीट से भाखड़ा नागल बांध बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। 17 नवंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कंक्रीट से भाखड़ा नागल बांध बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। यह राष्ट्र को समर्पित कब हुआ? यह कब बनकर तैयार हुआ? राष्ट्र को समर्पित, भाखड़ा नागल बांध राष्ट्र को समर्पित हुआ अक्टूबर 1963 में। भाखड़ा नागल बांध राष्ट्र को समर्पित हुआ। किसके निर्देशन में भाखड़ा नागल बांध राष्ट्र को समर्पित हुआ? तो अमेरिकी हार्वे सलोकेन के निर्देशन में भाखड़ा नागल बांध अक्टूबर 1963 को राष्ट्र को समर्पित हुआ। अब बात आती है कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा बांध? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो कि किस नदी के तट पर स्थित है? भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। स्याही सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब बात आती है टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसलिए इसकी ऊंचाई ध्यान रखना। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है। अब बात आती है टिहरी बांध की लंबाई कितनी है? ये तो पूछेगा नहीं शायद, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। टिहरी बांध की लंबाई है 575 किलोमीटर। टिहरी बांध में का उद्देश्य भी जल विद्युत क्षमता और सिंचाई है। तो टिहरी बांध विद्युत क्षमता कितनी विद्युत उत्पादन करता है? तो विद्युत क्षमता है 1000 मेगावाट। अब बात आती है टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसलिए मैं आपको उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी देता हूं। लेकिन मैं बता देता हूं टिहरी बांध का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो टिहरी बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ 1978 में। टिहरी बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और ये बनकर पूर्ण तैयार कब हुआ? तो 2006 में पूर्ण बनकर तैयार हुआ, मतलब राष्ट्र को समर्पित 2006 में हुआ। अब बात आती है टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो मैं आपको उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी देता हूं। उत्तराखंड राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? उत्तराखंड राज्य का पुनर्गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का पुनर्गठन हुआ। उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड राज्य की भाषा क्या है? तो हिंदी और संस्कृत उत्तराखंड राज्य की भाषा है। उत्तराखंड राज्य भारत के कितने % क्षेत्रफल पर स्थित है? तो 1.63% भाग पर स्थित है। उत्तराखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड राज्य में कुल जिलों की संख्या है 13। अब बात आती है कि विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध। तो मैं ये भी बता देता हूं कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है न्यूरेक बांध है। तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है न्यूरेक बांध। न्यूरेक बांध के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता हूं। न्यूरेक बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है।
न्यूरेक बांध किस देश में स्थित है? तो तजाकिस्तान में न्यूरेक बांध स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? बरगा नदी के तट पर न्यूरेक बांध स्थित है। न्यूरेक बांध के बारे में थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी देता हूँ। न्यूरेक बांध की ऊंचाई 304 मीटर है। न्यूरेक बांध का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? न्यूरेक बांध बनना प्रारंभ हुआ निर्माण 1961 में, और ये राष्ट्र को मतलब देश को समर्पित हुआ। तो ये बनकर पूर्ण कब हुआ? पूर्ण तैयार हुआ 1981 में, पूर्ण तैयार हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई टीचिंग बिहेवियर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।